नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। बिग पिक्चर में आज भी 5 खबरें हैं और पांचों खबरों को हम एक एक करके समझेंगे। तो पहली खबर है वेस्ट अफ्रीका की, जहां किसान रो रहे हैं। उन्होंने चावल उगाया लेकिन बाजार में बिक नहीं रहा क्योंकि बाहर से सस्ता चावल आ गया और उनकी फसल को बेकार कर दिया। और दूसरी खबर आ रही है भारत से, जिसने गेहूं एक्सपोर्ट का दरवाजा और खोला है। 50 लाख टन का कोटा दिया है। रिकॉर्ड हार्वेस्ट, किसानों के लिए राहत की बात। तीसरी खबर है साउथ कोरिया की, जो अपने खाने को दुनिया भर में बेच रहा है। $16 बिलियन का टारगेट, लेकिन नकली के फूड ने उसकी नींद उड़ा दी है। और चौथी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश की, जहां ईंधन की कमी से आम और झींगे की खेती बर्बाद हो रही है। और आज की पांचवी खबर है महाराष्ट्र से, जहां सरकार किसानों को बीज पर अधिकार देने की तैयारी में है। 5 अलग खबरें हैं लेकिन एक ही सवाल है। सवाल क्या है? सवाल है कि किसान को ताकत कब मिलेगी? सिर्फ खेत में नहीं, बाजार में, नीति में, कानून में। तो आइए समझना शुरू करते हैं बिग पिक्चर्स आज की खबरों का। तो वेस्ट अफ्रीका की हम बात करें, जब सस्ता चावल किसान को वहां तोड़ रहा है। जी हां दोस्तों, वेस्ट अफ्रीका में एक बड़ा संकट चल रहा है और यह संकट उन किसानों का है जिन्होंने मेहनत से धान उगाया, लेकिन उनकी फसल बिक नहीं रही। माली, सेनेगल, घाना, इन तीनों देशों में लोकल राइस फार्मर्स आज बेहद ही मुश्किल हालात में हैं। सेनेगल के सेनेगल रिवर वैली में मार्च 2026 तक 50,000 टन से ज़्यादा पैडी और मिल्ड राइस वेयर हाउसेस में बंद पड़ा था, कोई खरीदार नहीं। घाना में तो नवंबर 2025 तक करीब 10 लाख मीट्रिक टन पैडी राइस अनसोल्ड थी। कुछ प्रोसेसर्स ने ऑपरेशंस बंद कर दिए। किसानों की इनकम गिर गई। FAO के डेटा के मुताबिक वेस्ट अफ्रीका में राइस इंपोर्ट्स 5 साल में 32% बढ़ गए हैं। 7.49 मिलियन टन से 9.86 मिलियन टन तक। घाना के राष्ट्रपति जॉन डारामानी महामा ने अप्रैल 2026 में नेशनल फूड बफर स्टॉक कंपनी को 200 मिलियन सेडीज यानी करीब $18 मिलियन दिए, ताकि वो सरप्लस राइस और मक्का खरीद सकें और स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और प्रिजन्स को दे सकें। सेनेगल ने 50 CFA फ्रैंक्स पर किलोग्राम की सब्सिडी दी। टेम्पररी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को लोकल राइस प्रेफर करने के लिए कहा, लेकिन एक नाइजीरियन मिलर ने सीधे कहा ये उपाय टेम्परेरी हैं। जी हाँ, ये उपाय टेम्परेरी रिलीफ हैं और असली समस्या है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, क्वालिटी गैप और इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो दोस्तों, इस सब के पीछे कारण क्या है? यह संकट कोई एक दिन में तो आ नहीं गया। वेस्ट अफ्रीका में राइस की मांग बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लेकिन लोकल प्रोडक्शन उस मांग को पूरा नहीं कर पा रहा। तो गवर्नमेंट्स ने इंपोर्ट टैरिफ्स कम किए, बॉर्डर्स खोले और सस्ता चावल आने लगा। और वो सस्ता चावल कहाँ से आता है? एशिया से आता है, थाईलैंड से, वियतनाम से, इंडिया से, पाकिस्तान से। इन देशों में लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, क्वालिटी कंसिस्टेंट है। वेस्ट अफ्रीकन पार बॉइल्ड राइस CFR कोटोनू पर $417 पर मीट्रिक टन पर था अप्रैल के आखिर में, जबकि इंडिया का पार बॉइल्ड 5% $333 पर मीट्रिक टन पर था। यानी इंडिया का चावल वेस्ट अफ्रीकन बाजार में $84 पर टन सस्ता है। एक छोटे किसान की हैसियत नहीं कि वो इस प्राइस पर कंपीट कर सके। और कुछ इंपोर्ट्स तो फॉर्मल चैनल्स से भी नहीं आते, स्मगलिंग होती है, टैक्स नहीं, ड्यूटी नहीं। ये लोकल फार्मर्स के लिए और बड़ी मार है वहां पर। अफ्रीका राइस मार्केट रिसर्च बताती है कि फार्म गेट प्रोडक्शन कॉस्ट लोकल फार्मर के लिए इंपोर्ट पैरिटी से 12% से 18% ज़्यादा है ज़्यादातर मार्केट में। और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी एक बड़ी समस्या है वहाँ पर। रूडिमेंट्री सन ड्राइंग और पुरानी स्टोरेज से 15 से 18% तक पैडी बर्बाद हो जाती है, जो किसानों की इनकम को कम करती है। तो दोस्तों, ये पैराडॉक्स देखिए, वेस्ट अफ्रीका में 52 मिलियन से ज़्यादा लोग एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी में हैं। जून से लेकर अगस्त 2026 में यह संख्या और बढ़ सकती है। FAO का वार्निंग है ये। और उसी वेस्ट अफ्रीका में किसानों का उगाया हुआ चावल वेयर हाउसेस में बंद पड़ा है। खाना है, भूख भी है, लेकिन दोनों को कनेक्ट करने वाला सिस्टम नहीं है। तो पहला मुद्दा क्या है? तो पहला मुद्दा यहाँ पर है क्वालिटी। लोकल राइस की क्वालिटी
ऑफनली इनकंसिस्टेंट होती है, प्रोसेसिंग खराब होती है, पैकेजिंग नहीं होती है, कंज्यूमर प्रीमियम ब्रांडेड इंपोर्ट राइस प्रेफर करता है। और दूसरा मुद्दा प्रोडक्शन कॉस्ट, छोटे खेत, मैनुअल फार्मिंग, पुअर इरिगेशन, फर्टिलाइजर महंगी, इन सब से प्रोडक्शन कॉस्ट हाई रहती है। और तीसरा मुद्दा पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी, गवर्नमेंट्स कभी इंपोर्ट बैन लगाती हैं तो कभी ड्यूटी हटाती हैं। इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी में ना किसान प्लानिंग कर पाता है और ना इन्वेस्टर आता है। भारत के नज़रिए से अगर हम देखें तो वेस्ट अफ्रीका एक बड़ा मार्केट है। इंडिया का पारबॉइल्ड राइस वहाँ कम्पिटिटिव है, लेकिन इंडिया को यह भी देखना चाहिए कि जब हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं तो उन लोकल फार्मर्स का क्या होता है। सस्टेनेबल ट्रेड तभी होता है जब इंपोर्टिंग कंट्री का एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम भी सर्वाइव करे। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं तो वेस्ट अफ्रीकन किसान की तकलीफ समस्या रियल है। गवर्नमेंट सब्सिडीज और प्रोक्योरमेंट से तात्कालिक राहत दे रही हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम वही है। अगर वेस्ट अफ्रीका अपने फार्मर्स को नहीं बचा पाया तो वो पूरी तरह इंपोर्ट डिपेंडेंट हो जाएगा, और तब अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई डिसरप्शन हो हॉर्मुज जैसा, तो उनके पास कोई बफर नहीं होगा। तो इस खबर की जो बिग पिक्चर है, यह कहानी सिर्फ वेस्ट अफ्रीका की नहीं है, यह उस सवाल की कहानी है जो हर देश से पूछती है, क्या आप अपना खाना खुद उगा सकते हैं? जो देश ये नहीं कर पाया वो दूसरों के हाथों में है। फूड सोवेरेनिटी यानी अपने खाने पर अपना हक, यह एक लग्जरी नहीं है, यह नेशनल सिक्योरिटी है। वेस्ट अफ्रीका के किसान आज रो रहे हैं, उनकी सरकारों को सुनना होगा। प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाओ, कोल्ड चेन्स बनाओ, इरिगेशन इन्वेस्ट करो, क्वालिटी इंप्रूव करो, और सबसे जरूरी बात, इंपोर्ट पॉलिसी को कंसिस्टेंट बनाओ। जब लोकल किसान सरवाइव करेंगे तब फूड सिक्योरिटी भी सरवाइव करेगी, और यही है इस खबर की बिग पिक्चर। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, भारत का गेहूं, जिसे 50 लाख टन का दरवाजा और खोल दिया गया। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। गेहूं एक्सपोर्ट में 25 लाख टन और जोड़ दिए गए। अब कुल कोटा 50 लाख टन हो गया है। खाद्य मंत्रालय ने कहा कि कंफर्टेबल प्रोडक्शन आउटलुक और हायर स्टॉक अवेलेबिलिटी को देखते हुए एडिशनल एक्सपोर्ट्स की अनुमति एप्रोप्रिएट थी। इससे मार्केट लिक्विडिटी बढ़ेगी, एफिशिएंटली स्टॉक मैनेज होगा और पीक अराइवल सीजन में डिस्ट्रेस सेल्स रुकेंगी। साथ ही डोमेस्टिक प्राइसेस स्टेबल रहेंगे और किसान की इनकम बढ़ेगी। फूड सिक्योरिटी पूरी तरह सेफगार्ड रहते हुए भारत का 2025-26 का गेहूं उत्पादन 120.21 मिलियन टन है, जो एक नया रिकॉर्ड है। व्हीट स्टॉकिंग रिस्ट्रिक्शंस जो मई 2025 में लगाई गई थी वो भी हटा ली गई हैं, क्योंकि प्राइवेट स्टॉक्स काफ़ी बढ़ गए हैं और प्राइसेस सॉफ्टन हुए हैं। बफर स्टॉक 18.2 मिलियन टन है, जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट से 2 गुना है। यूएसडीए 2025-26 सीजन में इंडिया का व्हीट प्रोडक्शन 117.9 मिलियन टन फोरकास्ट कर रहा था, और अब एक्चुअल 120.21 पर है। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा व्हीट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी है। दोस्तों, अब इसके कारण को समझते हैं। यह डिसीजन 3 फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है। पहला, रिकॉर्ड प्रोडक्शन, इतनी फसल पहले कभी भी नहीं हुई, और जब इतना अनाज हो तो एफसीआई के गोडाउन्स पर प्रेशर आता है। अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो मंडी में दाम गिरते हैं, किसान डिस्ट्रेस में बेचता है। और दूसरा, बफर स्टॉक की ताकत 18.2 मिलियन टन, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट से 2 गुना है। यानी डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी फुली प्रोटेक्टेड है, कोई रिस्क नहीं है। और तीसरा, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, हॉर्मुज बंद है। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में रशिया का 40% ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी डैमेज हो गई है। वर्ल्ड में फूड अनसर्टेनिटी है, इंडिया एक रिलायबल सप्लायर बनकर उभर सकता है। डीजीएफटी ने मंथली एप्लीकेशन विंडोज बनाई हैं ताकि एक्सपोर्टर्स अप्लाई कर सकें, एक झटके में डोमेस्टिक मार्केट को शॉक ना लगे। यह मैनेज्ड ओपनिंग है। दोस्तों, ये डिसीजन सही दिशा में है, लेकिन कुछ रियलिटीज भी हैं।
इंडियन व्हीट अभी 280 से $290 पर टन पर है, जबकि रशियन गेहूं $220 पर है। विश्लेषक मानते हैं कि भारतीय गेहूं लिमिटेड टू नियर बाई डेस्टिनेशन रहेगा, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, जहां फ्रेट कॉस्ट एडवांटेज है। ग्लोबल सप्लाई अभी बहुत ज़्यादा है। यूएसडीए वर्ल्ड व्हीट प्रोडक्शन 841 मिलियन टन का नया रिकॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है। इस माहौल में इंडियन व्हीट इंक्रीमेंटल वॉल्यूम्स ऐड करेगा, लेकिन गेम चेंजर नहीं है। लेकिन एक बड़ी पॉजिटिव बात है, इंडिया ने 2022 में गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था अचानक। उस समय ग्लोबल मार्केट पैनिक हुई थी और आज 2026 में इंडिया कैलिब्रेटेड अप्रोच से काम कर रहा है। मंथली विंडोज, कोटा, मैनेज्ड ओपनिंग, यह एक मैच्योर पॉलिसी है और वैल्यू एडिशन का एक कदम भी है। रॉ व्हीट के साथ 10 लाख टन गेहूं का आटा और प्रोडक्ट्स का कोटा भी दिया गया है। यह प्रोसेस्ड एक्सपोर्ट्स की दिशा में छोटा लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कदम है। रेगुलेटरी कॉशन भी है, अगर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन 5% थ्रेशोल्ड क्रॉस करे या मॉनसून अनफेवरेबल लगे तो डीजीएफटी फिर से कोटा टाइट कर सकता है। अब इसका इम्पैक्ट हम देखें कि क्या पड़ने वाला है। तो किसान के लिए मंडी प्राइसेस स्टेबल रहेंगी, डिस्ट्रेस सेल कम होगी, एफसीआई का प्रोक्योरमेंट प्रेशर घटेगा। ग्लोबल फूड मार्केट के लिए अगर हम देखें तो इंडिया का सरप्लस एक प्राइस सीलिंग बनाता है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड व्हीट फ्यूचर्स पर इंडिया का मेयर प्रेजेंस पैनिक बाइंग रोकता है। बंज जैसे ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनीज ने कॉशियस आउटलुक दिया है, क्योंकि ब्लैक सी और इंडियन ओरिजिन का व्हीट फेयर्स कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। अब इस खबर की बिग पिक्चर देखते हैं। तो दोस्तों, वेस्ट अफ्रीका का एपिसोड याद कीजिए। वहाँ जो लोकल राइस फार्मर्स रो रहे हैं क्योंकि इंपोर्ट फ्लड ने उन्हें क्रश किया, और यहाँ इंडिया 50 लाख टन व्हीट एक्सपोर्ट कर रहा है। दोनों खबरें अगर आप एक साथ रखें तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है, जब इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो इंपोर्टिंग कंट्री के लोकल फार्मर्स को क्या होता है? यह क्वेश्चन इंडिया की जिम्मेदारी का है। ट्रेड विन विन होनी चाहिए, लेकिन भारत के किसान के नजरिए से अगर आप देखें तो यह एक अच्छी खबर है। रिकॉर्ड हार्वेस्ट, स्टेबल प्राइसेस, डिस्ट्रेस सेल से बचाओ। और अगला कदम प्रोसेस्ड व्हीट एक्सपोर्ट, फ्लोर, सेमोलिना, बिस्किट्स, वहाँ वैल्यू ज़्यादा है। अनाज उगाना कमाल है, उसे वर्ल्ड तक पहुँचाना उससे भी बड़ा कमाल है, और यही है इस खबर की बिग पिक्चर। अब बढ़ते हैं साउथ कोरिया की तरफ। साउथ कोरिया का के फूड जब कल्चर खाना बेचती है। जी हाँ दोस्तों, एक देश की कल्पना करिए जहाँ की म्यूजिक, ड्रामास, मूवीज पूरी दुनिया देखती है, जहाँ के एक्टर्स, सिंगर्स दुनिया की टीनेज गर्ल्स के आइडल्स हैं। और उसी देश ने सोचा, जब दुनिया हमारे कल्चर को इतना पसंद कर रही है तो हमारा खाना भी पसंद करेगी। और साउथ कोरिया ने सोचा भी और फिर उसे किया भी। साउथ कोरिया के फूड एक्सपोर्ट्स 2025 में $13.6 बिलियन का रिकॉर्ड हाई बना रहे हैं, और 2026 का टारगेट है $16 बिलियन, यानी कि 17.5% की ग्रोथ। और इसी कड़ी में साउथ कोरिया ने हाल ही में बाई कोरियन फूड प्लस फेयर में $27 मिलियन के MOU साइन किए। इस फेयर में 45 देशों के करीब 143 बायर्स आए थे। रेम्योन यानी इंस्टेंट नूडल्स ने अकेले 2025 में $1.52 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, 22% का उछाल। यह पहली बार था कि किसी सिंगल कोरियन फूड प्रोडक्ट ने $1.5 बिलियन का थ्रेश होल्ड क्रॉस किया हो। KBBQ, किम्बाप और त्योकबोकी ये सब ग्लोबल मार्केट्स में छा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा खतरा है। कोरिया एग्रो फिशरीज एंड फूड ट्रेड कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट होंग मून प्यो ने मैनहट्टन में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अगले 2-3 सालों में के फूड बूम का क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट आएगा। वो कौन सा खतरा है? काउंटरफिट के फूड। जी हाँ, पिछले कुछ महीनों में चाइना और थाईलैंड में नकली के फूड खूब बिक रहा है। सैमयांग का बुलडाक रेमन और हिते जिनरो सोजू, इनके फेक वर्जन्स रियलिस्टिक पैकेजिंग में मार्केट में बिक रहे हैं। सिर्फ 2025 की पहली छमाही में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर 800 से ज़्यादा काउंटरफिट केसेस डिटेक्ट हुए। दोस्तों, कारण समझते हैं कि के फूड में तेजी क्या अचानक आई है? नहीं, के फूड की यह कामयाबी अचानक नहीं आई है। हाल्यू यानी कोरियन वेव ने पहले BTS, ब्लैकपिंक, स्क्विड गेम, पैरासाइट दिए। इन्होंने दुनिया में कोरियन कल्चर की क्रेज बनाई, और उसी क्रेज ने कोरियन फूड को एस्पिरेशनल बना दिया। अगर आप कोरियन ड्रामा देखते हैं तो आप
त्योबोकी खाना चाहते हैं, अगर आप के पॉप सुनते हैं तो आप बुलडॉग नूडल्स ट्राई करना चाहते हैं। साउथ कोरिया के फूड एक्सपोर्ट्स में प्रोसेस्ड फूड्स का हिस्सा 60.8% है, रॉ एग्रीकल्चरल गुड्स का नहीं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भारत के लिए, इसको सोचना चाहिए। कोरिया ने रॉ मटेरियल नहीं बेचा, ब्रांडेड, पैकेज्ड, कंसिस्टेंट क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचा। के फूड एक्सपोर्ट्स Q1 2026 में 4% ईयर ऑन ईयर बढ़कर $2.56 बिलियन हुए, लेकिन मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से वहां डिक्लाइन आया है। मिडिल ईस्ट के फूड ग्रोथ का 32.3% कंट्रीब्यूट कर रहा था। अब फोकस चाइना और साउथ ईस्ट एशिया पर शिफ्ट होगा। काउंटरफिट का प्रॉब्लम क्यों बढ़ा है? क्योंकि जब कोई नकली बुलडॉग खाता है तो उसे पसंद नहीं आता, तो वो ओरिजिनल सैमयांग को ब्लेम करता है, ब्रांड की रेपुटेशन डैमेज होती है। होंग ने कहा कि रेस्टोरेंट्स में कोरियन शेफ्स की बजाय साउथ ईस्ट एशियन शेफ्स रख लिए गए हैं जो कम पैसे में काम करते हैं और उसकी वजह से ट्रेडिशनल डिशेस का टेस्ट बदल गया है। दोस्तों, साउथ कोरिया की यह कहानी भारत के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। पहला लेसन, कल्चर को एक्सपोर्ट करो, प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। कोरिया ने डेलिबरेटली हैल्यू को प्रमोट किया, ड्रामास एक्सपोर्ट किए, म्यूजिक एक्सपोर्ट किया और उसी के साथ फूड एक्सपोर्ट आया। भारत की कल्चर बॉलीवुड, योगा, आयुर्वेदा, करी दुनिया में पॉपुलर है, लेकिन क्या इंडिया ने उस कल्चरल पॉपुलरिटी को फूड एक्सपोर्ट में कन्वर्ट किया है? टर्मरिक, आंवला, अश्वगंधा ये इंडिया के ट्रेडिशनल सुपर फूड्स हैं। योगा की पॉपुलरिटी के साथ वेलनेस प्रोडक्ट्स की ग्लोबल डिमांड है। क्या इंडिया इसे $1.5 बिलियन के बिजनेस में बदल पाया? दूसरा लेसन, प्रोसेस्ड बेचो, रॉ नहीं। कोरिया ने रॉ किमची कैबेज नहीं बेची, ब्रांडेड किमची पैकेट्स बेची। इंडिया को भी रॉ स्पाइसेस नहीं, स्पाइस ब्लेंड्स, रेडी मिक्सेस, इंस्टेंट करीज बेचनी चाहिए। और तीसरा सबक है, ब्रांड प्रोटेक्ट करो। कोरिया ने जापान की तरह नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम की मांग की है ताकि जेन्युइन के फूड को ऑथेंटिकेट किया जा सके। इंडिया के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स, इन्हें भी ऐसे ही प्रोटेक्ट करना होगा। अब इसका इंपैक्ट देखते हैं। साउथ कोरिया के लिए $16 बिलियन टारगेट एम्बिशियस है। मिडिल ईस्ट डिसरप्शन एक सेटबैक है, लेकिन वियतनाम, चाइना, यूएस ये मार्केट्स स्ट्रांग है। भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है। इंडिया का फूड एक्सपोर्ट अभी मोस्टली कमोडिटीज में है। प्रोसेस्ड, ब्रांडेड, कल्चरली पोजिशन्ड फूड वहां मार्जिन ज्यादा है। अब देखते हैं इस खबर का बिग पिक्चर। तो दोस्तों, एक छोटे से देश ने दुनिया को सिखाया कि अगर आपके पास कल्चर है तो आप उसे बिजनेस में बदल सकते हैं। कोरिया की पॉपुलेशन सिर्फ 5 करोड़ है और इंडिया की 140 करोड़। कोरिया का फूड एक्सपोर्ट $13.6 बिलियन का है और इंडिया का फूड एक्सपोर्ट कहाँ है? हमारी बॉलीवुड दुनिया देखती है, हमारा योगा दुनिया करती है, हमारा मसाला दुनिया चाहती है। बस एक चीज़ चाहिए, उस कल्चर को एक कंसिस्टेंट, ब्रांडेड, सर्टिफाइड प्रोडक्ट में बदलने की स्ट्रेटजी। जिस दिन यह होगा, इंडियन फूड एक्सपोर्ट्स $13.6 बिलियन नहीं 136 बिलियन के होंगे और यही है इस खबर की बिग पिक्चर। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के ईंधन संकट की। जी हाँ दोस्तों, एक खबर है जो दिल को हिला देती है। आंध्र प्रदेश में ईंधन संकट आ गया है, पेट्रोल और डीजल की भारी कमी। स्टेट के 4500 फ्यूल स्टेशंस में से बड़ी तादाद बंद हो गई है, जो ऑफिशियल्स ने अनप्रेसिडेंटेड कहा है। गुंटूर जैसे जिलों में डीजल की नियर कंप्लीट एब्सेंस थी। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने टेलीकॉन्फ्रेंस में रिव्यू किया। ऑफिशियल्स ने बताया कि 4510 में से 421 आउटलेट्स बंद थे। आम उपभोक्ता परेशान है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार किसको पड़ी? सबसे ज़्यादा मार पड़ी है किसान को। आंध्र प्रदेश में पैडी हार्वेस्टिंग चल रही थी। किसान डीजल के लिए केन्स लेकर पेट्रोल पंप की लाइन में खड़े थे ताकि हार्वेस्टिंग मशीनरी चला सके। आम के किसानों का और बुरा हाल है। यह मैंगो का सीजन है, पेरिशेबल फ्रूट है, अगर तुरंत ट्रांसपोर्ट नहीं मिला तो सड़ जाएगा। और एक्वा कल्चर फार्मर्स, जो आंध्र की रूरल इकोनॉमी की बैकबोन है, उनके श्रिम्प और फिश पॉन्ड्स के एरेटर्स डीजल पर चलते हैं। एरेटर बंद हुआ तो ऑक्सीजन लेवल्स गिरेंगे, श्रिम्प मर जाएंगे। कारण क्या है? तो दोस्तों, यह क्राइसिस कैसे आई यह समझना बहुत ज़रूरी है। क्राइसिस की शुरुआत हुई सोशल मीडिया पोस्ट से, जिसमें कहा गया
कि यूएस ईरान वॉर की वजह से इंडिया में फ्यूल शॉर्टेज आने वाली है। ये र्यूमर्स थे, लेकिन पैनिक स्प्रेडिंग हुई, लोगों ने टैंक्स फुल करने की दौड़ लगाई। आम दिनों में आंध्र प्रदेश में 6,330 किलोलीटर पेट्रोल और 9,048 किलोलीटर डीजल बिकता है, और एक शनिवार को यह 10,345 किलोलीटर पेट्रोल और 14,156 किलोलीटर डीजल हो गया, यानी 50% से अधिक का सर्ज। एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी है ये। इंडस्ट्रियल डीजल की प्राइस रिटेल प्राइस से काफ़ी ज़्यादा है, करीब 153 रुपया प्रति लीटर। तो बल्क कंज्यूमर्स, एक्वाकल्चर फार्मर्स समेत रिटेल पंप्स पर आकर डीजल खरीदने लगे। इससे रिटेल इन्वेंट्री और खाली हो गई। OMCs, IOCL, HPCL, BPCL ऊंचे क्रूड प्राइसेस पर 30 से 40 रुपया पर लीटर का लॉस एब्जॉर्ब कर रहे थे, इसलिए डीलर्स को सप्लाई रिड्यूस की गई। एक्वाकल्चर सेक्टर ने डीजल ड्रम्स में स्टॉक पाइल करना शुरू कर दिया, जिससे रिटेल इन्वेंट्री पर और प्रेशर आ गया। तो दोस्तों, इस क्राइसिस के कई लेयर्स हैं। पहला लेयर पैनिक और र्यूमर। सोशल मीडिया पर एक अफवाह उड़ी, लोगों ने घबराकर होर्डिंग शुरू की और जेन्युइन क्राइसिस बन गया। यह 21वीं सदी की एक बड़ी समस्या है। मिस इन्फॉर्मेशन जो एक ट्वीट से पूरे स्टेट की सप्लाई चेन तोड़ सकती है। दूसरा लेयर स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी। आंध्र प्रदेश में एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग सीजन और एक्वाकल्चर दोनों एक साथ पीक पर थे और दोनों डीजल पर हैविली डिपेंडेंट हैं। यह कॉम्बिनेशन आंध्र प्रदेश को एवरेज से ज़्यादा वल्नरेबल बनाता है। और इसका तीसरा जो लेयर है वो है जियोपॉलिटिकल कनेक्शन। हॉर्मुज बंद होने से क्रूड महंगा हुआ है, इसमें कोई छुपाव नहीं है, आज की तारीख में सब लोग जान रहे हैं। और OMCs को लॉस हुआ, सप्लाई कम हुई और आंध्र प्रदेश में रिटेल लेवल पर क्राइसिस आई। यानी वेस्ट एशिया का युद्ध आंध्र प्रदेश के मैंगो फार्मर और श्रिम्प फार्मर तक पहुंचा। यह ग्लोबलाइजेशन का वो साइड है जो हम नहीं सोचते। राजनीतिक कंट्रोवर्सीज भी हैं। पूर्व CM YS जगन ने आर्टिफिशियल शॉर्टेज का आरोप लगाया कि यह डीलर्स और कोalition लीडर्स के बीच नेक्सस है। गवर्नमेंट ने डिनाई किया। सच्चाई क्या है यह जांच बताएगी, लेकिन जो फैक्ट है वो है किसान की फसल खेत में खड़ी है, मछलियां तड़प रही हैं और आम सड़ रहे हैं। इसका अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो मैंगो एक्सपोर्ट्स, जो आंध्र प्रदेश का बड़ा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है, इस सीजन में डैमेज हुआ है। श्रिम्प और फिश फार्मिंग, आंध्र प्रदेश इंडिया का टॉप एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर स्टेट है, इसको डायरेक्ट लॉस हुआ है। पैडी हार्वेस्टिंग डिले हुई है। अगर वेदर ने साथ नहीं दिया, मौसम ने साथ नहीं दिया, तो क्रॉप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सफ़र करेंगे। सरकार ने क्विक एक्शन किया। CM नायडू ने टेलीकॉन्फ्रेंस की, ऑयल कंपनी से 10% सप्लाई बढ़ाने का कमिटमेंट लिया। इंडियन ऑयल ने स्टेटमेंट दिया कि नेशन वाइड पेट्रोलियम सप्लाई अनइंटरप्टेड है, लेकिन जो नुकसान हुआ वो हो गया। अब देखते हैं इस खबर की बिग पिक्चर। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश की यह कहानी एक वार्निंग है। वेस्ट एशिया में युद्ध हो और आंध्र प्रदेश के किसान की आम की फसल खड़ी रह जाए, ये दोनों कनेक्ट हैं। जब तक इंडिया की एग्रीकल्चर क्रूड ऑयल पर इतनी डिपेंडेंट है, तब तक हर ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस इंडिया के खेतों तक पहुंचेगी। सॉल्यूशन इसके हैं 3 सॉल्यूशन जो समझ में आ रहे हैं। पहला, मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ रैपिड रिस्पांस सिस्टम चाहिए। एक र्यूमर ने स्टेट की सप्लाई चेन तोड़ दी। और दूसरा, एग्रीकल्चर के लिए डेडिकेटेड फ्यूल रिजर्व्स। पीक हार्वेस्टिंग सीजन में फार्मर्स को प्रायोरिटी फ्यूल एक्सेस मिलना ही चाहिए। और तीसरा, लॉन्ग टर्म सोलर पावर्ड इरिगेशन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स, ग्रीन एक्वाकल्चर, ये फ्यूचर है। डीजल डिपेंडेंसी हमको हर हालत में कम करनी ही होगी। आंध्रा का किसान मेहनती है, उसे सिस्टम का सपोर्ट चाहिए, र्यूमर्स से नहीं, डीजल से नहीं। यही है इस खबर की बिग पिक्चर। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो भारत के महाराष्ट्र प्रदेश से है, और ये है महाराष्ट्र का बीज कानून। जी हाँ दोस्तों, ये खबर ऐसी है जो किसान के दिल को सुकून देती है। महाराष्ट्र सरकार एक नया कानून लाने जा रही है, अपना अलग सीड एक्ट। एग्रीकल्चर मिनिस्टर दत्तात्रेय भरने ने 28 अप्रैल को मंत्रालय में मीटिंग में अनाउंस किया कि स्टेट एंड सेपरेट सीड एक्ट लाएगी, जो किसान को लीगल राइट्स देगी अपने बीज स्टोर करने, उनको उपयोग करने, उनको एक्सचेंज करने और उन्हें बेचने के बिना किसी ब्रांडेड नेम के। यह अधिकार मिलेगा किसानों को। नया कानून इंश्योर करेगा कि किसानों को क्वालिटी सीड्स मिले, लीगल प्रोटेक्शन मिले, और अगर सीड्स
डिफेक्टिव निकले तो इमीडिएटली कंपनसेशन भी मिले। सीड कंपनीज पर क्वालिटी की जिम्मेदारी फिक्स होगी, वायलेशन पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होंगी। महाबीज महाराष्ट्र स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन की फंक्शनिंग इंप्रूव होगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सीड ग्रीवेंस रिड्रेसल सेंटर्स बनेंगे। ट्रुथफुल सीड्स की साथी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। खरीफ 2026 सीजन से सभी सीड टाइप्स का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल इस पोर्टल के थ्रू होगा। QR कोड से हर सीड पैकेट ट्रेसेबल होगा। दोस्तों, इसका कारण समझते हैं कि यह कानून क्यों जरूरी है। तो यह समझने के लिए हमें एक किसान की तकलीफ समझनी होगी। एक किसान है, उसने कंपनी से 500 रुपए में बीज खरीदा, खेत तैयार किया, बुआई की, पानी दिया, खाद डाली, और जब फसल उगने का समय आया तो फसल खड़ी ही नहीं हुई, फसल उगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि बीज डिफेक्टिव था। अब वो किसके पास जाए? कंपनी कहती है कि हमारा बीज बिल्कुल ठीक था, आपने खेती सही से नहीं की, बीज सही से नहीं बोया, सिंचाई सही से नहीं की, और सरकार कहती है कि प्रूव करो। मंडी में उसका नुकसान कोई नहीं भरता, और यह हर साल हजारों किसानों के साथ होता है। 2017 में महाराष्ट्र में बीटी कॉटन सीड फेलियर ने थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स को बर्बाद किया था। पिछले कुछ सालों में स्प्यूरियस सीड्स, नकली, कमजोर, एक्सपायर्ड बीज का मार्केट में आना बड़ी समस्या रही है। केंद्र सरकार भी सीड एक्ट 2026 ड्राफ्ट कर रही है, जिसमें हर सीड पैकेट पर QR कोड होगा, नेशन वाइड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम होगा, और पेनल्टीज 500 रुपए से बढ़ाकर 30 लाख तक होंगी। महाराष्ट्र इसी डायरेक्शन में अपना स्टेट लेवल कानून ला रहा है। तो दोस्तों, ये कानून इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके कुछ पहलुओं पर ध्यान देना भी जरूरी है। पहला, किसान का बीज बचाने का अधिकार। यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि फार्मर्स कैन शो देयर ओन सीड्स एंड शेयर सीड्स विद अदर फार्मर्स। ट्रेडिशनल सीड एक्सचेंज विल कंटिन्यू। यह क्रूशियल है। दशकों से भारतीय किसान अपना बीज बचाते आए हैं। इंडिजीनियस लोकल वैरायटीज, यह नॉलेज और बायोडाइवर्सिटी दोनों बचाता है। अगर कंपनी के एक्सपेंसिव सीड्स पर डिपेंड करना मैंडेटरी हो जाए तो छोटे किसानों की लागत बढ़ेगी और वो कर्ज में डूबेंगे। महाराष्ट्र का कानून यह हक देता है, यह सही है। दूसरा, QR कोड ट्रेसेबिलिटी। हर बीज के पैकेट पर QR कोड होगा, जिसे स्कैन करने पर फार्मर को पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कहाँ यह प्रोड्यूस हुआ, किस डीलर ने सप्लाई किया, किसने बेची। यह अकाउंटेबिलिटी का एक पावरफुल मैकेनिज्म है। लेकिन डिजिटल लिटरेसी का सवाल है। क्या हर छोटे किसान के पास स्मार्टफोन है? क्या वो QR स्कैन करना जानता है? तीसरा, कंपनसेशन। डिफेक्टिव सीड्स पर इमीडिएट कंपनसेशन का प्रोविजन है, लेकिन इमीडिएट की डेफिनेशन क्या है? कितने दिन? कौन डिसाइड करेगा? डिस्ट्रिक्ट सेल कितनी इफिशिएंटली काम करेगी? इम्प्लीमेंटेशन की असली टेस्ट यही है। चौथा, महाबीज की स्ट्रेंथनिंग। महाराष्ट्र स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन को इंप्रूव करना जरूरी है। पब्लिक सेक्टर सीड्स मतलब क्वालिटी गारंटेड, अफोर्डेबल, यह स्मॉल फार्मर्स का ट्रू सेफ्टी नेट है। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो महाराष्ट्र के किसानों के लिए अगर हम देखें तो अगर यह लॉ इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुआ तो यह एक गेम चेंजर है। अपना बीज बचाने का लीगल राइट, डिफेक्टिव सीड पर कंपनसेशन, ग्रीवियंस सेल, ट्रेसेबिलिटी, यह सब मिलाकर किसान की बार्गेनिंग पावर को बढ़ाती है। कंपनी पर अकाउंटेबिलिटी आएगी, सीड मार्केट में ट्रांसपेरेंसी आएगी, स्प्यूरियस सीड्स का कारोबार कम होगा और एक ब्रॉडर इम्पैक्ट। अगर महाराष्ट्र यह मॉडल सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करता है तो दूसरे स्टेट्स भी इसको फॉलो करेंगे। दोस्तों, इस खबर का बिग पिक्चर क्या है? तो बीज क्या है? तो बीज सिर्फ एक दाना नहीं है, बीज भविष्य है। जो किसान अपना बीज बचा सकता है वो किसी कंपनी का गुलाम नहीं, वो इंडिपेंडेंट है। दशकों से ग्लोबल सीड कंपनीज ने हाइब्रिड और GM सीड्स को प्रमोट किया। हर साल नया बीज खरीदो, सेव नहीं कर सकते। इस मॉडल ने फार्मर्स को एक साइकिल में फंसाया, खरीदो, उगाओ, खरीदो। महाराष्ट्र का नया कानून उस साइकिल से बाहर निकलने का रास्ता देता है, लेकिन एक बात याद रखनी होगी, लॉ तभी काम करता है जब इम्प्लीमेंटेशन हो। 30 लाख की पेनल्टी, ग्रीवियंस सेल, QR कोड, यह
सब तभी मीनिंगफुल है जब किसान तक पहुंचे, और किसान तब तक भरोसा नहीं करेगा जब तक उसे एक बार डिफेक्टिव सीड मिलने पर जेन्युइनली जल्दी कंपनसेशन ना मिले। वो दिन आएगा तब यह कानून इतिहास बनाएगा, और यही है इस खबर की बिग पिक्चर। दोस्तों, आज हमने 5 कहानियां देखी। वेस्ट अफ्रीका में किसान रोया। क्यों रोया? क्योंकि सस्ते इंपोर्ट ने उसकी मेहनत को बेकार कर दिया। भारत ने गेहूं का दरवाजा खोला क्योंकि रिकॉर्ड हार्वेस्ट है और बफर स्टॉक मजबूत है। साउथ कोरिया ने $27 मिलियन के डील्स साइन किए क्योंकि उसने कल्चर को बिजनेस में बदला। और आंध्र प्रदेश में किसान ईंधन के लिए लाइन में खड़ा रहा क्योंकि वेस्ट एशिया का युद्ध यहां तक आ गया। और महाराष्ट्र ने कहा, किसान का बीज किसान का हक। इन 5 खबरों में एक धागा है। किसान दुनिया का सबसे जरूरी इंसान है। वो खाना उगाता है और बिना उसके कोई नहीं जी सकता। लेकिन उसी किसान को हर मोर्चे पर युद्ध लड़ना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, बाजार में, नीति में, ईंधन के लिए, बीज के लिए। वेस्ट अफ्रीका का किसान बता रहा है, फ्री ट्रेड का मतलब यह नहीं है कि लोकल किसान को तबाह कर दो। साउथ कोरिया बता रहा है कि किसान की मेहनत को प्रोसेस्ड प्रोडक्ट और स्ट्रॉन्ग ब्रांड में बदलो, तभी असली कमाई होगी। और आंध्रा का किसान बता रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और महाराष्ट्र बता रहा है कि कानून बनाना शुरुआत है, इम्प्लीमेंटेशन असली परीक्षा है। और भारत का गेहूं बता रहा है कि जब सिस्टम सही हो, पॉलिसी कंसिस्टेंट हो, तो रिकॉर्ड रिजल्ट्स आते हैं। दोस्तों, हर देश अपने किसान के साथ जैसा व्यवहार करता है, उसकी फूड सिक्योरिटी वैसी ही होती है। जो देश किसान को ताकत देता है वो खाना खुद उगाता है, और जो नहीं देता वो दूसरों के आगे हाथ फैलाता है। भारत के पास सब कुछ है, जमीन है, पानी है, किसान है, नॉलेज है। बस एक कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म फार्मर फर्स्ट पॉलिसी चाहिए। जिस दिन यह मिलेगी उस दिन ना वेस्ट अफ्रीका हमारा चावल मजबूरी में खरीदेगा, ना आंध्र प्रदेश का किसान ईंधन के लिए लाइन में लगेगा, और ना महाराष्ट्र का किसान नकली बीज से बर्बाद होगा। और यही है आज की बिग पिक्चर। धन्यवाद, नमस्ते।